हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर एक सिविल इंजीनियर्स, क्यूएस इंजीनियर्स और हर एक बिलिंग इंजीनियर के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कोड की, वो भी आईएएस कोड 1200 की, जिसके अंदर काफी ज्यादा पार्ट दिए गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, यानी कि अर्थवर्क की, क्योंकि दोस्तों बिना आईएएस कोड के जाने आपके लिए एग्जीक्यूशन करवाना या आपके लिए बिलिंग करना काफी ज्यादा उसके अंदर मुश्किल हो जाता है। तो और आईएएस कोड की जो थोड़ी लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ होती है, तो इसीलिए आज का वीडियो इस पर होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्या क्या इन चीजों पे हमें ध्यान देना, आईएएस कोड को रीड आउट करते हुए और बिलिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक हमारा आईएएस कोड है और हम बात करने वाले हैं यहां पर, जैसे कि आप देखोगे दोस्तों यहां पर एक हमारा आईएएस कोड आप साफ साफ देखोगे कि यहां पर हमें दिया गया है आईएएस कोड आईएएस 1200 पार्ट 1 1992 का, और जो कि अपडेट हुआ है 2002 के अंदर, ये अपडेट हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स पार्ट 1। दोस्तों यहां पर पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अर्थ वर्क की हम बात कर रहे हैं, और इसका ये जो रिवाइज्ड हुआ है इसका 4th रिवीजन का पार्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर जो भी हम चीजें करने वाले, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम यहां पर बात करेंगे, जो सारा हमारा बिलिंग के लिए चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखोगे 2.3 के अंदर आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, और मेजरमेंट्स के लिए उसने क्या बोला है, मेजरमेंट्स के लिए उसने बोला है unless otherwise stated herein, after all the work shall be measured next in decimal as fixed in the position as given below। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा इंजीनियर्स को, काफी ज्यादा क्यूएस इंजीनियर्स या बिलिंग इंजीनियर्स को दिक्कत होती है कि सर जब भी हम कोई सी कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर डेसिमल के बाद काफी सारी डिजिट्स आ जाती हैं, तो दोस्त सर हमें वहां पर कितनी डिजिट्स को लेना है। तो दोस्तों यहां पर आईएएस कोड इसी के बारे में सारी चीजें बताता है कि आपको अगर आप लेंथ लोगे तो आपको कितनी डेसिमल के बाद डिजिट लेनी है, अगर आप एरिया निकालोगे तो कितनी डिजिट लेनी है, और उसी के साथ साथ अगर आप क्यूबिक मीटर निकालोगे तो आपको उसके बाद कितनी डिजिट लेनी होंगी। तो चलते हैं हमारे इसके अंदर और देखते हैं क्या बोल रहा है इस कोड। तो जैसे कि दोस्तों आप ए पार्ट में देखोगे तो वो साफ साफ बोल रहा है कि ईच डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। तो जैसे कि दोस्तों आपने साफ साफ देखा कि यानी कि 0.01 मीटर बोल रहा है, यानी कि यहां पर हमें जब हम लेंथ कंसीडर करेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें यहां पर वैल्यू या डिजिट लेना होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बी पार्ट में देखें तो बी के में क्या दिया हुआ है कि एरिया शैल बी वर्कड आउट द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप एरिया निकालोगे तो अगेन आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना होगा, और इन द सेम वे सी के अंदर आप देखोगे तो क्यूबिकल कंटेंट शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी अगर आप वहां पर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम के अंदर भी आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना होगा। तो यहां पर चीजें क्लियर हो गई कि कभी भी आपको यहां पर कैलकुलेशन करोगे और उसके अंदर डिजिट्स आ रही हैं तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप लेंथ निकालो, चाहे आप एरिया निकालो, चाहे आप यहां पर वॉल्यूम निकालो, तो सारे ही केसेस में आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आपको वैल्यूज लेनी होगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि आप नीचे देखोगे तो यहां पर 2.4 क्लॉज के अंदर दिया हुआ है कि वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली, यानी कि यहां पर आपको अलग से उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। आप नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर दिया गया हुआ है कि वर्क इन और अंडर वाटर, यानी कि अगर आप अपने साइड पर वाटर अंडर वाटर कंडीशन में काम कर रहे हो तो आपके लिए उसको अलग कैलकुलेशन करनी होगी। क्यों अलग कैलकुलेशन करनी होगी? क्योंकि इसकी जो बिलिंग होगी, जो इसका एस्टिमेशन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, वो क्योंकि इसका रेट अलग हमारा होता है। क्योंकि डीएसआर के अंदर अगर आप देखोगे डेली शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर, तो यहां पर थोड़ा जो वर्क होते हैं थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इस वजह से यहां पर आपको अलग से उसके रेट दिए हैं, इस वजह से आपको उसको अलग कैलकुलेट करना होगा। उसी के साथ साथ वर्क अंडर फाउल कंडीशन, और उसके साथ साथ टाइडल कंडीशन या वर्क इन स्नो। दोस्तों फाउल कंडीशन यानी कि वर्क थोड़े उस जगह पर कि जहां पर काफी ज्यादा गंदगी है, ठीक है, तो वहां पर फाउल कंडीशन हो जाएगी। अगर आपकी वहां पर किसी भी तरीके की टाइडल कंडीशन से, वहां पर आपको अलग से सेपरेटली मेजर करना है, और अगर आपके यहां पर स्नोफॉल वगैरह हो रही है तो वहां पर भी आपको एक अलग से उसको कैलकुलेट करना होगा।
दोस्तों उसके बाद हमारे आईएस कोड के अंदर दिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन, क्योंकि कभी भी किसी भी साइट पे कंस्ट्रक्शन करते तो वहां पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर हमें सॉइल भी मिल सकती है। कहीं आपको क्ले सॉइल मिलेगी, कहीं आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगी, कहीं आपको राइट सॉइल मिलेगी। तो वहां पर क्या अलग अलग सॉइल से, तो अब क्या किया हमारे आईएस कोड ने, यहाँ पर सारी सॉइल का अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है सबसे पहले कि सॉफ्ट एंड लूज सॉइल के लिए आपका क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, उसके लिए अगर आपका हार्ड और डेंस सॉइल है तो उसके लिए आपको अलग दे रखा है, मड है तो उसके लिए यहाँ पर आपको अलग दे रखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक भी दे रखा होगा। ठीक है, जिसके अंदर आप आगे देखोगे नॉट रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग, यानी कि यहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं है। उसी के साथ साथ आप हार्ड रॉक देखोगे जहां पर ब्लास्टिंग है, और एक उसी के साथ साथ आप देखोगे हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड। दोस्तों अब इसके अंदर क्या है ना, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग सारे सॉइल्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस ने इनको और ज्यादा फिल्टर्ड कर दिया ताकि आप लोगों को उसका रेट्स देखने के लिए काफी ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले 3 से 4 उसके अंदर फिल्टर किया गया कि सबसे पहले वहां पर ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल आ जाएगा, यानी जितनी भी सॉइल होंगी वो उसी के अंदर कैटेगरी हो जाएंगी। दूसरा हमारा आ जाएगा ऑर्डिनरी रॉक। अब ऑर्डिनरी के बाद रॉक क्या आएगा, हार्ड रॉक। एक हार्ड रॉक आता है कि जहां पर आपको ब्लास्टिंग करके आप उसको रॉक को तोड़ सकते हो, लेकिन दूसरी पर अगेन हार्ड रॉक आता है, लेकिन हम उस पर बात करेंगे जहां पर आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर सीपीडब्ल्यूडी ने यहां पर अलग अलग उसको कंडीशंस में सेपरेट कर दिया है। दोस्तों अगर आप डीएसआर डीएआर या बिलिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे रेनफोर्स ऐप को आपकी गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर आपको अलग अलग पैकेजेस मिल रहे होंगे, जिसके अंदर आप सीपीएल 4.0 पैकेज देख रहे होंगे, जिसके अंदर 38 कोर्सेस है। लेकिन दोस्तों अब यही सीपीएल 4.0 पैकेज अब हम लाने जा रहे हैं इस दिवाली के मौके पर सीपीएल 5.0 पैकेज दोस्तों, जिसके अंदर आपके 2 कोर्सेज और हम यहां पर ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर आईएस 1200, आईएस 1200 और उसी के साथ साथ सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन, जो कि एक बिल्डिंग वर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के साथ साथ यहां पर आईआरसी और मॉड, जो कि हाईवे और रोड के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा 7 नवंबर से लेकर और 11 नवंबर तक आपको ये मिलेगा। तो इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है दोस्तों, ये पूरी लाइफ टाइम की वैलिडिटी होने वाली है। और सबसे खास बात दोस्तों, ये आपको 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच मिलेगा, और इसके बाद जो हमारा सीपीएल 5.0 है वो यहां पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको जितने भी सारे पैकेजेस है वो आपको फिर अलग अलग पैकेजेस में मिलने वाले। तो दोस्तों आपके लिए काफी अच्छा मौका है कि आप इस दिवाली के ऑफर पर आप ये पैकेज बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे आईएस कोड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ लिखा है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और वेरियस टाइप ऑफ एक्सकेवेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग तरह के एक्सकेवेशन जो होते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सरफेस ड्रेसिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप 4.4 के अंदर देखोगे सरफेस ड्रेसिंग के बारे में वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर trimming of natural ground excavated surface and filled up area to remove vegetation or small quantities not exceeding 150 mm deep shall be described as surface dressing and measured in square meters। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले हमें यहाँ पर सरफेस ड्रेसिंग करवानी होती है, अगर हम यहाँ पर सरफेस ड्रेसिंग करवाएंगे यानी कि जितना भी हमारा जो साइट है उसे हमें यहाँ पर ड्रेसिंग करवानी होगी, और ड्रेसिंग कहाँ तक करवानी होगी, यानी कि 150 mm डीप तक आप यहाँ पर सरफेस ड्रेसिंग करवा सकते हैं। जो भी हमारी इनइक्वालिटी होती है, यानी कि जो भी हमारा वेजिटेशन होते हैं, जो भी हमारे पेड़ वगैरह होते हैं, या जो भी हमारे वहां पर बाउल्डर्स वगैरह बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो आपको उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर करवाना होता है, जो कि हमारा स्क्वायर मीटर के अंदर हमारा कैलकुलेट होता है। तो वो हमारा आ जाएगा, अगर वो 150 mm तक आप कर रहे हो तो वो हमारा सरफेस ड्रेसिंग के अंदर इंक्लूड होगा। वही दोस्तों अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करें 4.5 के अंदर आप देखोगे तो रफ एक्सकेवेशन। दोस्तों अब रफ एक्सकेवेशन की अगर हम बात करें तो एक्सकेवेशन नॉट रिक्वायरिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड्स एंड बॉटम एंड रिडक्शन टू एग्जैक्ट लेवल्स सच एज विनिंग अर्थ फ्रॉम बोरो पिट्स, हिलसाइड कटिंग एटसेट्रा शैल बी डिस्क्राइब एज रफ एक्सकेवेशन एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम यहाँ पर रफ एक्सकेवेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हमारी बड़ी सी साइट है तो यहाँ पर हमें क्या करवाना होता है, पूरी साइट को हमें यहाँ पर एक्सकेवेट करवाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारी 10,000 क्यूबिक मीटर या 1000 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हमारी अगर एक्सकेवेशन हो रही है तो वहां पर हम रफ एक्सकेवेशन करते हैं, और उसके अंदर हम किसी भी तरीके का कंसोलिडेशन वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सीधे उसको एक्सकेवेशन करेंगे और जो उसका मेजरमेंट होगा वो हमारे क्यूबिक मीटर के अंदर होगा।
अब दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सरफेस एक्सकेवेशन दोस्तों क्या होता है। अब अगर हम सरफेस एक्सकेवेशन की बात करें तो इसके अंदर साफ लिखा है कि एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 300 mm in depth shall be described as surface excavation and measured in square meter। दोस्तों इसके अंदर लिखा है साफ साफ कि जो आपकी विड्थ होनी चाहिए वो आपकी 1.5 मीटर होना चाहिए। एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान, यानी कि जो आपकी विड्थ होगी जब भी आप एक्सकेवेशन करवाओगे तो उसकी जो विड्थ होगी वो आपकी 1.5 मीटर से ज्यादा जा सकती है, और जब आप उसको एरिया कैलकुलेट करोगे तो 10 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा वो जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर उन्होंने एक चीज आप देखो कि यहां पर आपकी जो डेप्थ है वो आपकी 300 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने यहां पर फिक्स कर दी है, तो इसलिए यहां पर इस तरह के अगर आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो इसको आप सरफेस एक्सकेवेशन बोलोगे, और ये भी हमारा मेजर होता है स्क्वायर मीटर्स के अंदर। तो दोस्तों ये भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी बिलिंग के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आप देखोगे यहां पर एक्सकेवेशन ओवर एरिया, यानी कि यहां पर आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एंड 300 mm in depth shall be described as excavation over areas and measured in cubic meters। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं उन एक्सकेवेशन की जो हमारे 300 mm से ज्यादा जिसकी डेप्थ होगी। ठीक है, तो ये अगर हमारी कोई भी एक्सकेवेशन है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो 1.5 मीटर से ज्यादा जा रही है या उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जा रहा है, और उसकी जो डेप्थ है यहां पर अगर आप 300 mm से ज्यादा उसका आप एक्सकेवेट कर रहे हो तो वो आपका क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर होता है। ठीक है दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ओवर एरिया के अंदर अगर आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो यानी कि फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यहां पर जिसकी जो मेरी डेप्थ है फॉर एग्जांपल 300 mm से ज्यादा, यानी कि यहां पर मैं 1.5 मीटर लेके चल रहा हूं, और जिसकी फॉर एन एग्जांपल जो मेरी लेंथ है यानी कि यहां पर सिर्फ मैं एक जैसे कि मेरी एक 3x2 मीटर की फुटिंग है जिसकी डेप्थ मेरी 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इसकी जो डेप्थ है दोस्तों ये मेरी 1.5 मीटर है, और इसकी जो मैं लेंथ लेता हूं फॉर एग्जांपल 3 मीटर लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसका लेंथ को कैलकुलेट करूंगा तो दोस्तों यहां पर आईएस कोड के साथ साथ आपको सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब तक आपको आईएस कोड के साथ साथ सीपीडब्ल्यूडी मालूम नहीं होगा तो आपके लिए कैलकुलेशन करना या बिलिंग के अंदर डाटा डालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अभी जाए और हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें, और उसी के साथ साथ हमारा जो CPL 5.0 का पैकेज है वो जरूर परचेस करिएगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके कैरियर के लिए। दोस्तों इसके अंदर एक चीज ये कि अगर आपको यहां पर एक्सकेवेशन या अगर आपको लेंथ लेनी है तो यहां पर हमारा सीपीडब्ल्यूडी साफ साफ कहता है कि अगर आपकी लेंथ है तो आप यहां से दोनों साइड से 300 mm ले सकते हो, 300 mm दोनों साइड से, यानी कि टोटल जो मेरी हो जाएगी वो मेरी 0.6 मीटर या 600 mm हो जाएगी। यानी कि ये जो मेरी लेंथ है यहां पर मेरी 3.6 मीटर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं ब्रेड की बात करूं इन द सेम वे हमें यहां पर ब्रेड के लिए भी लेना होगा, यानी कि ब्रेड की बात करें तो 2 मीटर है दोनों साइड से 300 mm माफ कीजिएगा, तो ये मेरा 2.6 मीटर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम डेप्थ की बात करें तो यहां पर जो डेप्थ हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम निकालूंगा तो ये मेरा 3.6 बाय 2.6 बाय 1.2, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो मेरी वैल्यू आएगी दोस्तों वो मेरी मीटर क्यूब में आएगी। तो आप बताइएगा कि जो मेरी वॉल्यूम है वो हमारा कितना वॉल्यूम होगा। दोस्तों इस तरीके से हमें सारी चीजें पता होना चाहिए जब भी आप आईएस कोड या सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो, आपको किस तरह से चीजों को रिलेट करके चलना होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।